स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी जो न्यू बुक है क्लास 11th की फिज़िक्स की, वो पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू 2025। और इस न्यू बुक को लेकर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, फोर्स एंड मोशन। और चैप्टर नंबर 2 का आज हम लोग जो टॉपिक है सम एग्जांपल ऑफ एन इन इलास्टिक कोलेन पढ़ेंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स के हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका लेक्चर कैसा लगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली एग्जांपल जो है हमारे पास इन इलास्टिक कोलेन की, वो ये है हमारे पास कि एक कराटे चॉप जो है वो पाइल ऑफ ब्रिक को जब अपने हैंड के साथ, यानी कि हमारे पास एक कराटे चॉप है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि सोशल मीडिया पे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो कराटे चॉप जो होता है वो ब्रिक्स को, यानी कि पाइल्स ऑफ ब्रिक्स को उन्होंने एक रेंज फॉर्म में रखी होती हैं। ब्रिक्स को 3 से 4 ईंटों को या 5 से 6 ईंटों को जो है वो अपने हाथ से तोड़ता है कराटे चॉप। तो अपने हाथ से तोड़ता है तो वो उसका हाथ जो है वो ब्रिक्स के साथ कोलाइड करता है। वो कोलेन जो है हमारे पास वो इन इलास्टिक कोलेन है। वो कोलेन हमारे पास इन इलास्टिक कोलेन इसलिए है क्योंकि जो कराटे चॉप जो होता है वो अपनी हाथ से जब वो ईंट को तोड़ता है, ऐसे करके ईंटों को तोड़ता है, तो अपना हाथ वो वापस नहीं लेकर जाता, क्योंकि उसकी हाथ की जो एनर्जी होती है वो सारी की सारी ईंटों को मिल जाती है, जिसकी वजह से वो ना अपने हाथ को वापस नहीं लेकर जा सकता। यहाँ पर मैंने एक कराटे चॉप का हाथ बनाया है, तो प्लीज़ इसका मजाक मत उड़ाइएगा। तो ये हमारे पास जो है पाइल ऑफ ब्रिक्स है। हमारे पास इस तरह ये 3 ईंटें रखी हुई हैं और ये कराटे चॉप का हाथ है। ये कराटे चॉप जो है वो अपने हाथ से इन 3 ईंटों को तोड़ने की कोशिश करता है। वो कराटे चॉप जो है वो अपने हाथ को पूरी फोर्स लगाता है और वो इन 3 ईंटों को तोड़ता है। तो उसके हाथ की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है, वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की इक्वल नहीं आती, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमारे पास कम होती है। इस वजह से ये जो कराटे चॉप है अपना हाथ वापस नहीं लेकर जा सकता जल्दी से जब वो ईंटों को तोड़ता है, क्योंकि जब वो कराटे चॉप जो है वो पाइल ऑफ ब्रिक्स को ब्रेक करता है अपने हाथ से, तो एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है, यानी कि एक सडन फोर्स क्रिएट होती है, और वो सडन फोर्स जो है वो ईंटों को तोड़ देती है। और ईंटों के टूटने की वजह से जो है वो एक साउंड भी क्रिएट होता है और हीट भी क्रिएट होती है। इस वजह से यानी कि जो कराटे चॉप है उसके हाथ की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमारे पास वो कम होती है। तो यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे लिखी है, मैंने कराटे चॉप ब्रेक्स अ पाइल ऑफ ब्रिक्स, यानी कि जब पाइल ऑफ ब्रिक्स को तोड़ता है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इन इलास्टिक कोलेन। ये हमारे पास इन इलास्टिक कोलेन की एग्जाम्पल है। इन दिस टाइप ऑफ कोलेन ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व डज नॉट बाउंस बैक आफ्टर इम्पैक्ट, यानी कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व हो रहा होता है वो बाउंस बैक नहीं हो रहा होता इम्पैक्ट के बाद। इंस्टेड सब, यानी कि हमारे पास जब अगर मेरा ये हाथ है और ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ जब ब्रिक्स को तोड़ता है तो मेरा हाथ जो है वो जल्दी से बाउंस बैक नहीं हो जाता, हो सकते क्योंकि इम्पैक्ट की वजह से, इम्पैक्ट हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ पर वर्ड इम्पैक्ट लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, सडन फोर्स। क्योंकि हम ईंटें तो आराम से पड़ी हैं, उसके ऊपर हम जब अपने हाथ से सडन फोर्स लगाते हैं, यानी कि इम्पैक्ट करते हैं, तो वो उस फोर्स की वजह से वो टूट जाती हैं। इंस्टेड सम ऑफ एनर्जी फ्रॉम दिस स्ट्राइक इज अब्जॉर्ब्ड, यानी कि जब वो ईंटें टूटती हैं तो यानी कि जब हमारा हाथ जो है वो काइनेटिक एनर्जी रखता है, जब वो ईंटों के साथ स्ट्राइक करता है, यानी कि ईंटों के साथ टकराता है, तो कुछ हमारे पास जो एनर्जी होती है वो ईंटें अब्जॉर्ब कर लेती हैं। सम ऑफ एनर्जी फ्रॉम द स्ट्राइक इज अब्जॉर्ब बाय द ब्रिक्स। और जब हमारे पास हम लोग ईंटों को तोड़ते हैं, यानी कि जब कराटे चॉप जो होता है वो पाइल्स ऑफ ब्रिक्स को तोड़ता है, ईंटें तो आराम से पड़ी हुई है, कराटे चॉप जब उसके ऊपर फोर्स लगाता है तो वो ईंटें टूटती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास आवाज़ भी क्रिएट होती है और उन ईंटों में हीट भी क्रिएट हो जाती है। और हमारे पास वो फोर्स जो कि हमें ईंटों को तोड़ने के लिए चाहिए, यानी कि हम लोगों ने इनिशियल एनर्जी से जब कराटे चॉप ने ईंटों के ऊपर फोर्स लगाई, तो कुछ फोर्स जो है उनमें से कुछ फोर्स जो है वो ईंटों को तोड़ने में इस्तेमाल होगी, कुछ फोर्स जो है वो ईंटों के साउंड ने इस्तेमाल कर लिया, कुछ फोर्स जो है वो ईंटों के हीट ने अब्जॉर्ब कर ली। तो हमारे पास हम लोग कह सकते हैं कि इंस्टेड सम ऑफ एनर्जी
फ्रॉम स्ट्राइक is absorbed by the bricks, converting into heat, sound and force needed to break them. This means that energy goes into breaking the bricks rather than causing the heat to rebound. हमारे पास इसका इसी चीज़ का मतलब है कि हमारे पास जो एनर्जी है वो ईंटों को तोड़ने में लग जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो हाथ होता है रेदर देन काजिंग द हैंड टू रीबाउंड, जिसकी वजह से हमारा हाथ जो है वो रीबाउंड नहीं हो सकता। इफ़ द कराटे चॉप इज़ नॉट परफेक्टली वर्टिकली, यानी कि हमारे पास अगर कराटे चॉप है अपना वो हाथ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखता ईंटों के ऊपर, बल्कि और जो हमारे पास जो है थोड़ा सा ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज करके ईंटों के ऊपर जब फोर्स लगाता है तो उसका जो मोमेंटम भी चेंज होता है जाता है ईंटों का, और हमारे पास जो फोर्स होती है वो उस जो ये कराटे चॉप अपने हॉरिजॉन्टल हैंड से ब्रिक्स के ऊपर लगा रहा है वो भी चेंज हो जाती है। यानी कि फिर उस फोर्स का जो वो फोर्सेस होती हैं उनके हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स भी होते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि इफ़ द कराटे चॉप इज़ नॉट परफेक्टली वर्टिकल एंड इन्वॉल्व सम हॉरिजॉन्टल मोशन, फिर वो हमारे पास सम हॉरिजॉन्टल मोशन में इन्वॉल्व हो जाता है, जो मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है और जो रिजल्टिंग फोर्सेस होती हैं, यानी कि कराटे चॉप जब ईंटों के ऊपर फोर्स लगाता है तो उसमें जो मोमेंटम ट्रांसफ़र करता है, मोमेंटम के भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं और रिजल्टिंग फोर्सेस जो होती हैं उनके भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं। जो हमारे पास एग्जांपल है वो इन इलास्टिक प्लेन की, वो ये है हमारे पास कि इन अ कार क्रैश, यानी कि हमारे पास देखें अगर हमारे पास दो कार्स हैं, दो कार्स जब एक कार यहाँ से एक कार इस साइड से मूव कर रही है और एक कार इस साइड से मूव कर रही है, ये दोनों कार्स जो हैं जब आपस में टकरा जाती हैं तो एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है, यानी कि सडन फोर्स क्रिएट होती है। उस सडन फोर्स की वजह से ये दोनों कार्स जो है वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाती हैं, जब कोलाइन करती हैं एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाती हैं। इस वजह से जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती हैं वो वेलोसिटी कम हो जाती है और वो अपनी दोबारा री बैक नहीं हो सकती है, रीबाउंस नहीं हो सकती। तो इस वजह से उनके दरमियान जो कोलाइन हो रही होती है हम उसको इनइलास्टिक कोलाइन कहते हैं। जब दो कारें आपस में जब दो कारें आपस में टकराती हैं तो वो आपस में स्टिक हो जाती हैं। स्टिक होने की वजह से जिस फोर्स, पहले तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ मूव कर रही थी, लेकिन जब वो आपस में स्टिक हो जाती हैं तब वो कम फोर्स के साथ मूव करती हैं। तो जब वो कम आपस में स्टिक होती हैं यानी कि आपस में कोलाइड करती हैं तो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है, यानी कि सडन फोर्स क्रिएट होती है। वो जो सडन फोर्स होती है उस कार में जो तोड़ फोड़ क्रिएट कर जाती है, यानी कि वो दोनों कारें जो है तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती हैं, यानी कि क्रम्पल का शिकार हो जाती हैं और दोनों कारें जो हैं वो डीफॉर्म हो जाती हैं, यानी कि उनकी जो शेप है वो पहले जैसी नहीं रहती। जब दो कारें आपस में ऐसे टकराती हैं तो पहले जब वो मूव कर रही थी उनके पास जो एनर्जी थी वो थी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब वो कारें आपस में टकरा जाती हैं तो फिर उनकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़ाहिर सी बात है कि जब दो कारें आपस में टकराएंगी तो आवाज़ तो आएगी, तो वो उनकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है उसका कुछ हिस्सा जो है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब दो कारें आपस में टकराती हैं तो उनमें के दरमियान हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो इसकी वजह से उनका जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी वजह से वो कार जो है वो बाउंसिंग बैक नहीं जा सकती, क्योंकि हम उनकी जो पहले जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रही थी, फिर बाद में जब वो आपस में टकरा जाती हैं तो उनकी जो वेलोसिटी होती है वो कम हो जाती है पहले की निस्बत। इस वजह से वो जल्दी से वो वापस जो है बाउंसिंग बैक नहीं हो सकती। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि इन अ कार क्रैश द कोलाइन इज़ एन इनइलास्टिक नेचर। इन कार क्रैश जब दो कारें क्रैश हो जाती हैं तो उनके दरमियान जो कोलाइन होती है उसकी जो नेचर होती है वो इनइलास्टिक होती है। व्हेन अ व्हीकल्स कोलाइड्स, क्योंकि व्हीकल जो है वो कोलाइड्स कर जाते हैं एंड अब्जॉर्ब द इम्पैक्ट एनर्जी, यानी कि हमारे पास जो कार के व्हीकल्स होते हैं वो इम्पैक्ट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि जो सडन फोर्स होती है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप लोगों ने अक्सर मूवीज़ वगैरह में देखा होगा जब दो कारें आपस में टकराती हैं तो सबसे पहले उनके जो टायर्स होते हैं व्हीकल, तो वो जो होते हैं वो निकल जाते हैं, यानी कि वो टूट जाते हैं और कहीं दूर चले जाते हैं। तो फिर हमारे पास इसीलिए यहाँ कहा गया कि व्हेन द व्हीकल्स, यानी कि अगर हमारे पास दो व्हीकल्स हैं जब वो कोलाइड करती हैं एंड अब्जॉर्ब द इम्पैक्ट एनर्जी, और हमारे पास जो सडन फोर्स हो इम्पैक्ट हमारे पास जो है वो सडन फोर्स को कहा गया है। इम्पैक्ट जो है वो सडन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो फिर वो दो व्हीकल जो है वो हमारे पास इम्पैक्ट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। फिर जब वो इम्पैक्ट एनर्जी को अब्जॉर्ब करती हैं तो यानी कि जब वो आपस में टकराती हैं इम्पैक्ट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से वो वो तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती हैं, यानी कि टायर वगैरह शीशे वगैरह टूट जाते हैं और वो जो कार्स हैं वो डीफॉर्म हो जाती हैं। दिस एनर्जी अब्जॉर्ब स्लो डाउन द कार। तो वो ये एनर्जी जो होती है वो कारों को स्लो डाउन कर लेती है, यानी कि पहले वो जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी वो ज़्यादा थी, बाद में जब वो आपस में कोलाइड कर जाती हैं तो उनकी जो वेलोसिटी होती है वो पहले की निस्बत कम हो जाती है। इसकी वजह से वो बाउंस बैक नहीं हो सकती। तो हम इसीलिए यहाँ पर ये लाइन लिखी गई है, दिस एनर्जी अब्जॉर्बिंग slows down the car stopping them from bouncing back। तो फिर जब उनकी जो एनर्जी अब्जॉर्ब करके जब कार स्लोज डाउन हो जाती हैं, इस वजह से वो बाउंसिंग बैक नहीं हो सकती, यानी कि उनकी जो वेलोसिटी कम हो जाती है जो कि और फिर वो जो कम वेलोसिटी उनको बाउंसिंग बैक होने से रोक लेती है। मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज़ लॉस्ट। तो हमारे पास जो बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी है वो हीट साउंड एंड डैमेज टू द व्हीकल में वेस्ट हो जाती है, यानी कि जब कारें आपस में टकराती हैं, कारें आपस में जब टकराई तो वो डीफॉर्म होगी। जब कारें आपस में टकराएंगी तो ज़ाहिर सी बात है एक आवाज़ तो आएगी, फिर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो साउंड एनर्जी में लूज़ हो जाती है। फिर जब दो कारें आपस में टकराती है तो उनमें हीट भी प्रोड्यूस होती है और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में भी लूज़ हो जाती है। तो हमारे पास जब कारें पहले मूव करती थी तो उनकी तब जो काइनेटिक एनर्जी थी और कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास वो हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी और डैमेज टू द व्हीकल में चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3 साउंड एनर्जी की, यानी कि इनइलास्टिक कोलिजन की जो हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है वो ये है कि हमारे पास जब एक क्रिकेट बैट है वो बॉल के साथ हिट करता है तो उनके दरमियान जो कोलिजन होती है वो इनइलास्टिक कोलिजन होती है। इनइलास्टिक कोलिजन क्यों होती है? क्योंकि जब एक बैट जो है वो एक बॉल को हिट करता है तो बैट तो एक रिजिड बॉडी है, इस वजह से उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है अब्जॉर्ब्ड रहती है, लेकिन कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो बॉल के पास चली जाती है। यानी कि हमारे पास जब एक बैट जो है बॉल को हिट करता है तो यकीनन सी बात है कि जब एक बैट जो है वो बॉल को हिट करेगा तो आवाज़ तो आएगी। तो इस वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अभी अगर आपके पास बैट और बॉल है तो आप लोग एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके भी देख सकते हैं। जब आप लोग अपने बैट के साथ बॉल को हिट करोगे तो आपका जिस जगह से आप लोग बॉल को हिट करोगे बैट के जिस पॉइंट से, वो पॉइंट भी गर्म हो जाएगा और बॉल भी गर्म हो जाएगी, यानी कि उनके दरमियान हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो इस वजह से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाती है। और जब आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग एक बॉल है उसको बैट के साथ हिट करते हैं तो वो बॉल जो है वो थोड़ी सी डीफॉर्म भी हो जाती है। इस वजह से जो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो तो ज़्यादा है, लेकिन जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि हमारे पास बैट और बॉल, इनकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है कोलिजन से पहले ज़्यादा है, लेकिन कोलिजन के बाद इनकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी और बॉल को डीफॉर्म करने में जो एनर्जी लगती है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास कम आती है। तो in real world situations a ball and bat show an inelastic behavior when the बैट हिट द बॉल। जब एक बैट जो है बॉल को हिट करता है, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट बिकॉज द बॉल डिफॉर्म। तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी तो इसलिए हमारे पास ज़ाया हो जाती है क्योंकि बॉल जो है वो डीफॉर्म हो जाती है। एनर्जी इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू हीट। जब एक बैट जो है वो बॉल को हिट करता है तो उनमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है, तो इस वजह से कुछ काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। जब एक बैट जो है वो बॉल को हिट करता है तो उस साउंड प्रोड्यूस होता है, इस वजह से उसकी जो कुछ काइनेटिक एनर्जी है वो साउंड में भी कन्वर्ट हो जाती है। इवन थाउट द बैट इज रिजिड, बैट तो हमारे पास रिजिड है, इट डज नॉट ट्रांसफ़र एनर्जी परफेक्टली, वो एनर्जी परफेक्टली ट्रांसफ़र नहीं करता, यानी कि हमारे पास जो बैट है एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता परफेक्टली एंड अब्जॉर्ब सम एनर्जी इटसेल्फ। यानी कि हमारे पास कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो बैट खुद अब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि वो एक रिजिड बॉडी है और वो रिजिड बॉडी जो है वो परफेक्ट एनर्जी को परफेक्टली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यानी कि कुछ काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से कुछ काइनेटिक एनर्जी बैट अब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ काइनेटिक एनर्जी है जो बॉल को डिफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। फिर जब बैट बॉल को हिट करता है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी उस
बैट और को बॉल के साथ हिट करने की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है, कुछ काइनेटिक एनर्जी उस साउंड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर बैट जब बॉल को हिट करता है तो हमारे पास हीट भी प्रोड्यूस होती है वहाँ पर। तो कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो हीट में भी कन्वर्ट हो जाती है। द बॉल कंप्रेसिस अपॉन इम्पैक्ट, यानी कि हमारे पास इम्पैक्ट जो है वो सडन फोर्स, इम्पैक्ट यहाँ पर हमारे पास क्या है, सडन फोर्स, यानी कि बैट जो है वो जब अचानक से बॉल को हिट करता है तो वो सडन फोर्स लगाता है, क्योंकि बॉल अचानक से आती है और बैट को अचानक से जो है वो उसको हिट करना होता है, तो यहाँ पर सडन फोर्स, इम्पैक्ट का मतलब यहाँ पर सडन फोर्स है। तो द बॉल कंप्रेसिस अपॉन इम्पैक्ट यानी कि बॉल जो है वो सडन फोर्स को कंप्रेसिस करती है, विच लीड्स टू ट्रांसफर एनर्जी लॉस, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो लूज़ हो जाती है। इस वजह से हमारे पास कॉन्सिक्वेंटली कहा गया है नॉट ऑल ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, कि हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, मेकिंग द कोलिजन और ओवरऑल एन इलास्टिक, फिर वो हमारे पास जो कोलिजन होती है उसको ओवरऑल इन इलास्टिक बना देती है, सॉरी इलास्टिक नहीं, इन इलास्टिक बना देती है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसमें से अगर आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन पूछें तो वो कह देता है कि इन इलास्टिक की कोलिजन जो है उसकी 1 या 2 एग्जाम्पल बता दें। तो ये जो 3 एग्जांपल्स हैं ये एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वाला जो लेक्चर हम लोगों ने पढ़ना है वो है, लास्ट वाला लेक्चर है इस चैप्टर का, रॉकेट वाला। तो वो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा।